ये हमारा जो है प्रमेय 6.1 है। हर बार बिहार बोर्ड के किसी भी सेशन में किसी भी एग्जाम में एक प्रमेय जरूर पूछा जाता है और 6.1 से लेकर 6.6 प्रमेयों के बीच एक प्रमेय आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसलिए आप प्रमेय को बिल्कुल बढ़िया से करके जाए। चलिए क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है एबीसी, क्लियर। अब कहता है कि इनके एक भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा खींची गई है, क्लियर है, खींची गई है, हमने खींच दिया। तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। चलिए इसको हम प्रमाणित करते हैं। किसी भी प्रमेय को प्रमाणित करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम पहले इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, चाहे हमें क्या क्या चीज पता है इस बारे में। तो सबसे पहले हमें यह चीज पता है कि एबीसी एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एबीसी, हमें ज्ञात है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई जो है वो समानांतर है बीसी के, यानी कि डीई समानांतर बीसी है, लिख देंगे हम। इतना तो हम कर सकते हैं, मामूली चीज है। उसके बाद बी को ई से मिलाया गया है और डी को सी से मिलाया गया है, यहां तक लिख दिए। अब आगे आते हैं रचना पर। हमने एक रचना किया और रचना में हमने यह काम किया है कि ई से होते हुए ए बी पर एक लंब डाला है हमने। लंब का मतलब आप समझते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बेस ए बी पर, ए बी आधार पर हमने एक लंब डाला है जिसका नाम हमने दे दिया ई एन। और बिंदु डी से एक लंब डाला है हमने और इसका नाम दे दिया हमने डीएम। एसी पर, एसी आधार पर हमने लंब डाला है डीएम, इसको एन लिख देते हैं, अच्छा रहेगा डीएम, और इसको लिख देते हैं ईएम। चलो ये हमने रचना किया। हमने यहां लिखेंगे हम ईएम लंब ए बी और क्या है डीएन लंब एसी, ये हमने रचना किया है। और यहां लिखेंगे खींचा। हमने अभी अभी रचना से यह प्रमाणित किया है कि इस बिंदु से ऊपर एक हमने ईएम लंब खींचा है जो एबी पर गिर रहा है और डीएन जो लंब है वो एसी पर गिर रहा है। यह हमने रचना से किया है। अब देखिए, जब हमने रचना किया है तो हमें महसूस होता है कि यदि हम त्रिभुज बात करें एडीई, यदि हम ट्रायंगल एडीई की बात करें, ए डी ई, इस वाले की यदि हम बात करें, आपको दिख रहा होगा, तो क्या आप बता सकते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा बना देते हैं ए डी ई, इस पर एक लंब डाला गया है। लंब वही है जो समकोणीय दूरी बताता है किसी भी त्रिभुज की। चलिए तो हम यहां लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, या अगर अंग्रेजी में बोले तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। क्या हो सकता है? 1/2 गुने आधार, ये देखो आप, आधार ए बी पर गिर रहा है ये, गुना लंब क्या हो सकता है ई एन। हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आधार एडी को भी लिया जा सकता है, आधार पूरा एबी को भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रायंगल एडीई की। एडीई, सॉरी, जब हम यहीं तक का बात कर रहे हैं तो एबी नहीं लेते, एडी। हम लिए हैं एरिया ऑफ एडीई। एरिया ऑफ एडीई में आधार हमारा एडी है, आधार उसी को तो कहते हैं जिस पर लंब गिरा है। अब देखो, आपने पढ़ा है जब समकोण त्रिभुज के बारे में, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जहां 90 गिरा, ये हमारा परपेंडिकुलर पी है और ये जिस पर गिरा वो हमारा बी है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण एच है, चाहे जो 90 का सामने है वो हमारा कर्ण है, हिपोटेनस एच। क्लियर है बात? वाह, आगे ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करें
त्रिभुज ADE को हमने ले लिया है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज BDE में। अब हम बात करेंगे BDE की ओर बात करेंगे। तुम जानते हो किसी भी चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलो तो लेते हैं हम त्रिभुज BDE। यहां लिखते हैं ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार हमारा है BD, और BD पर ही देखो अगर ऊपर जाओ तो लंब गिर रहा है EM। समीकरण नंबर 2। आप सभी को थोड़े से परेशानी होगा कि हम EM कैसे लिख दिए। हर किसी को होता है। मैं जो यहाँ पे ऑफलाइन ट्यूशन कराता हूँ वहां भी लोगों ने यही बात पूछा, लड़कियों या लड़कों ने, कि EM आपने क्यों लिख दिया। जब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल BDE को, हम इसी के अंदर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे हम घुस गए सर, EM में कैसे घुस गए। चलो एक बात बताओ, क्या हम इस त्रिभुज को BDE को और क्या DEM को सर्वांश या सर्वांश में समरूप कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। ये 90, ये भी 90 समकोण पे समद्विभाजित है तो लाइन उभयनिष्ठ। और जब जानते हैं कि जब समकोण है और 90 है तो RHS से हमारा क्या हो गया वो, ठीक है, वो सर्वांशम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस चीज को लगभग मान लिया जाए कि यहां तक बढ़ाया गया है और ये इसके बीच की दूरी बता रही है, तो हमने यहाँ EM लिख दिया। अब देखो हम करेंगे क्या, इस समीकरण 1 को भाग देंगे 2 से। जब समीकरण को भाग देते तो हम पाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू होगा 1/2 गुना AD गुना EM बटा में 1/2 गुना BD गुना EM। क्या यहां तक कोई परेशानी? फिर से समझिए, हमने क्या किया है कि समीकरण 1 को भाग दिया है 2 से। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड इनटू इक्वेशन नंबर 2। इसका क्षेत्रफल ऊपर, इसका क्षेत्रफल नीचे, इक्वल टू इसका क्षेत्रफल ऊपर और इसका क्षेत्रफल नीचे। अब आप हम जानते हैं कि भागा में जो चीज इक्वल होती है वो कट जाती है। यहाँ पे हाफ हाफ खत्म हो गया, यहाँ पे EM खत्म हो गया। निष्कर्ष हमारा मिला यह कि AD बटा में BD, यह हमारा है निष्कर्ष अंततः। अब देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर? अब एक बात बताओ, तुम्हें प्रमाणित क्या करना है? AD बटा में DB बराबर, चलो यहाँ पे और DB है तो हम भी यहाँ पे DB लिख देते हैं। यहाँ पे DB है, BD और DB में कोई फासला नहीं है, क्वेश्चन में DB कह रहा है, तो जहां जहां हम BD लिखे वहां हम DB कर देते हैं, ताकि आप सभी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। DB BD कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकल वर्ड है, तुम XY लिखो, अच्छा YX लिखो, बात देखिए, बस बोलने का उच्चारण अलग अलग हो जाती है। आगे हमने एक पार्ट को प्रमाणित कर दिया है, अब हमें दूसरे पार्ट को लाना है। अब हम ढूंढेंगे कि AE किस में है। AE इस वाले त्रिभुज में दिख रहा है। कहने का मतलब ट्रायंगल ADE के अंदर AE मौजूद है। चलो तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फिर से ADE का क्षेत्रफल, पुनः ADE का क्षेत्रफल लिखने पर हम पाते हैं क्या होता है, 1/2 गुना। एक बात बताओ, इसी त्रिभुज के अंदर एक दूसरा लंब गिर रहा है DN, किस पर गिर रहा है? AC पर गिर रहा है। तो क्या हम इसका आधार AC ले सकते हैं और लंब DN ले सकते हैं? चलो बताओ एक बात, DN लंब किस पर गिर रहा है? AC पर। इसी त्रिभुज के अंदर ये काम हो रही है, लेकिन DN ना लेकर हम EE लेंगे ना, क्योंकि हमें ट्रायंगल यहीं तक तो बात करनी है ना भाई। तो हम आधार को EE लिखेंगे और लंब को लिखेंगे DN। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया बात? ADE की बात हो रही है, ADE यहीं तक की बात हो रही है ना, तो आधार हमारा AC नहीं है, आधार हमारा AE है, क्योंकि त्रिभुज तो यहीं तक का बात कर रहा है। अब से आते हैं थोड़ा आगे, त्रिभुज फिर से
सी डी ई के अंदर ढूंढते हैं, कुछ मिल जाए। सी डी ई, सी डी ई क्या मिल सकता है? ये लंब मिल सकता है, ये आधार मिल सकता है। हाँ, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने आधार हमें क्या मिलेगा बताओ जरा? यही तो इसका आधार मिलेगा, लगभग बढ़ाएंगे तो आधार हमारा क्या मिलेगा? इसका आधार क्या है त्रिभुज का? EC। ये देखो सी डी ई, सी डी ई आधार क्या है? ये है। इस भुजा को यदि हम बढ़ाएं ऊपर तक तो देखिए लंब कहाँ गिरा? जिस पर लंब गिरता है वही तो आधार है, लेकिन ऊपर तक जा नहीं मेरे को तो इसी त्रिभुज का काम है कि सीधा हमें इसी करना है। क्लियर है बात? तो हम CN ना लिखकर हमने लिखा है CE। लंब जहां गिरा है वही तो आधार है, चाहे वो बाहर गिरे या चाहे अंदर गिरे, गिर तो कहाँ रहा है? आधार पे ही। लंब कौन सा है? DN है। मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब देखिए आपको अनुमानतः ऐसा माना जाएगा कि समीकरण 4 और 5 को भाग दे दिया जाए, है ना? थोड़ा सा मैं साफ कर दूं इसको। समीकरण 4/5 से हम पाते हैं कि एरिया ऑफ ADE बटा में एरिया ऑफ CDE इसका तो क्या होगा? 3/2 गुना आधार है AE, लंब है हमारा DN बटा में 1/2 CE गुना DN। देखो जो इक्वल होता है वो कट जाता है। हमने क्या लिखा है? हमने 4 और 5 को भाग दिया है। क्या है? हाफ AE गुना DN, हाफ EC गुना DN। ये भी खत्म, ये भी खत्म। मिला क्या? एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ CDE इक्वल टू AE बटा में CE। अब देखो सिद्ध तो हमें यही करना है, लेकिन अभी हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हटाना होगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर अनुपात में विभाजित होते हैं। AD बटा में DB बराबर AE बटा में CE। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। कहने का मतलब एरिया भी जो है इसका त्रिभुज क्षेत्रफल वो अभी गड़बड़ कर रहा है। चलो यहाँ तक कोई परेशानी तो बताओ, फिर से चलते हैं हम एक बार और डाउट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ फिर से चलते हैं। हमने किया क्या है कि हमारे पास त्रिभुज था ABC, जिसमें कह रहा था कि समानांतर एक अन्य भुजा है DE जो समानांतर है BC के। हमने सबसे पहले क्या किया? एक विकर्ण खींचा जो O पे कट रही है, इसकी तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमने रचना में क्या किया है कि E बिंदु से होकर M एक लंब खींचा है और D बिंदु से होकर N एक लंब खींचा है। ठीक है, हमने किया क्या? ये रचना किया है हमने। अब आगे देखो हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है ADE का। तो हमने ADE का क्षेत्रफल निकाला, तो हम ADE के क्षेत्रफल में लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार AD और उस पर लंब गिर रहा है EM। समीकरण 1 ले लिया हमने। आगे हमने क्या किया है? BDE में गया हूं तो देखा हूं कि हमारे पास आधार है BD, उस पर लंब गिर रहा है। आगे बढ़ रहा हूं तो EM, हमने लिखा है BD गुना EM। समीकरण 2। तो हमने किया क्या है? समीकरण 1 को भाग दे दिया है 2 से,
जब भागा दिया तो क्षेत्रफल को एक तरफ अनुपात की ओर और ये जो आए हैं आंसर उसको एक तरफ तो लिखा। मैंने जब काटा तो मुझे प्राप्त हुआ AD बटा में DB, हमने लिखा इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। आगे फिर से हमने ADE में काम किया है। ADE में अब क्या हुआ है कि जब हमने EM को हटाया, एक समय के लिए हमने EM को हटाया तो देखा कि एक और लंब है DN, एक और लंब हमारे पास है DN। हमने अब DN के साथ काम किया है। तो हमने DN के साथ जब काम किया तो हमने देखा कि DN जो है और वो लंब गिर रहा है AE पर, तो AE हमारा आधार हो गया। ठीक उसी प्रकार CDE की ओर चले हमने, CDE इसको बढ़ाया तो देखा कि इसी पर गिर रहा है लंब, यानी कि यही हमारा आधार होगा। लेकिन त्रिभुज इसी के अंदर बात करना था, तो CE हमारा आधार हुआ और DN हमारा उसका लंब होगा। कटा दिया। अब इस दोनों को भाग दे दिया हमने, इन दोनों को भाग दिया तो हमारे पास आया AE बटा CE। अब देखो हम यदि ऊपर के कुछ भागों को मिटा दें ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, तो आपको देखने पर यह अनुमान लगेगा कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। क्योंकि आप जानते हो, मान लो सपोज करो कि हमारे पास एक त्रिभुज है ऐसा, एक त्रिभुज है ऐसा, इसका आधार हमारे पास लंब है 12, आधार है 18 मान लो, इसका है 12, आधार इसका भी 18। तुम जानते हो कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि लंब हमेशा एक ही, आधार एक ही, तो क्षेत्रफल भी एक आएंगे। लगा लो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, इधर भी लगा लो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। 1/2 आधार है 18, शीर्ष लंब है 12, इधर भी 1/2 आधार है हमारा 18 और 12 है 9 बार में, ये भी हमारा 9 बार में, 12 9 108, इधर भी 108, इधर भी। कहने का मतलब एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो ढूंढो इसमें एक आधार पे कौन बन रहा है। चलो शुरू हो जाओ। तो तुम पाओगे कि इधर का BDE आधार DE पे बन रहा है। इधर का देखो CDE आधार DE पर बन रहा है। दोनों के अंदर DE मौजूद है, तो हम कह सकते हैं, अब देखा जाए, जो हमारा एरिया है BDE वो बराबर है एरिया ऑफ CDE के। तो क्या हम CDE के जगह, इस वाले के जगह CDE के जगह क्या BDE लिख सकता हूं मैं? एकदम लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है। 5 का नया नोट है या 5 का पुराना नोट चलेंगे तो 5 ही रुपए में, तुमने बराबर कर दिया। बराबर क्या है गया? AE बटा CE, AE बटा में CE। क्या हम कह सकते हैं जब दोनों ट्रायंगल इक्वल है और अनुपातों को इक्वालिटी करेंगे तो ये और ये हमारा खत्म हो जाएगा। जब ये और ये खत्म हो गया तो हमें क्या मिला? AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। अच्छा है CE कुछ भी को, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ABC, यदि कोई अन्य भुजा उसकी समानांतर हो तो बराबर अनुपात में विभाजित होते हैं, यानी कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC होता है। अब देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हमने थ्योरम क्यों सिद्ध किया कि अब देखो, अब किसी भी क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो हमें इतना कुछ करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ये मैथ के द्वारा हमने प्रमाणित कर दिया कि यदि एक त्रिभुज में अन्य भुजा खींची गई हो और वो भुजा इसके समानांतर हो तो जब भी होगा AD बटा में DB होगा और AE बटा EC होगा। किसके अनुसार? तो प्रमेय 6.1 के अनुसार।